मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के स्पेशल पेपर परामर्श, निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था। हमने क्या यूनिट इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम अभी तक निर्देशन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को देख चुके थे कि निर्देशन का अर्थ क्या है, निर्देशन किसे कहेंगे। कि निर्देशन का तात्पर्य वह जिसमें कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान खोज लेने के योग्य बना लेना। निर्देशन केवल ये नहीं है कि उसे किसी कार्य में आई समस्याओं का समाधान सुझाना, बल्कि उसे इस बात के लिए तैयार करना कि वह अपनी समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके या स्वयं उसका समाधान कर सके। आज हम इसी के आधार पर कि निर्देशन के अर्थ के बाद अब हम देखने वाले हैं कि निर्देशन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि वर्तमान में निर्देशन बहुत अधिक अनिवार्य विषय बनता चला जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए कि युवा पहले किशोरावस्था के बालकों को विशेष रूप से एक विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अगर हम बात करें तो जब बालक जन्म के बाद में सीखना प्रारंभ करता है, तभी से उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है, या वो निर्देशन प्राप्त करता हुआ अपनी समस्याओं को या जिन चीज़ों को नहीं जानता उनसे संबंधित जानकारियों को जुटाने का प्रयास करता चला जाता है। तो आज यहाँ अब हमें ये देखना है कि निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों से निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। अगर आम बात करें, आम बोलचाल की बात करें या सामान्य हम बात करते हैं तो निर्देशन क्या है, निर्देशन का उद्देश्य क्या है कि बालक की समस्या, अब समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है। बालक की समस्याएं शैक्षिक क्षेत्र में आ सकती हैं, शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं, उसकी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, उसकी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की जिज्ञासाएं हो सकती हैं जिनके निवारण की उसे आवश्यकता होती है, तो हमें उसके निवारण हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो निर्देशन का उद्देश्य है वो है सबसे पहला कि समस्याओं के समाधान व्यक्तिक तथा सामाजिक प्रगति के संबंध में, व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रगति व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ आ रही है वो आ रही है कि व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित। सबसे पहली चीज व्यक्तिक प्रगति। अब व्यक्तिक प्रगति क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी केवल हम व्यक्तिक प्रगति को समझते हैं तो बालक की शैक्षिक प्रगति, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्तिक जितनी भी प्रगति है, अगर हम उसके क्षेत्रों को
देखते हैं तो उनके अनुसार उसकी शैक्षिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों में बालक की प्रगति या बालक का विकास से संबंधित निर्देशन देना निर्देशन का उद्देश्य होता है। यानी कि इनका विकास करना, यानी कि बालक का व्यक्तिगत विकास करने के लिए निर्देशन का कार्य किया जाता। अब यहाँ पर दूसरी बात और है सामाजिक। अब सामाजिक क्या है? अगर इसी को हम बालक की व्यक्तित्व व सामाजिक विकास, यानी कि यहाँ पर हम अगर केवल सामाजिक को समझते हैं, अगर हम केवल सामाजिक को समझते हैं तो यहाँ पर बालक के परिवार, आस पड़ोस, मित्र, सगे संबंधी, ठीक है, समाज, समुदाय, XYZ और भी सारे हैं, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र है, चाहे व्यावसायिक संबंध, व्यावसायिक क्षेत्रों में भी जो संबंध स्थापित हो, यानी कि सामाजिक दायरा कितना है हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी हो। ये तो एक जो बिल्कुल बहुत नजदीक कि उसका परिवार, उसके आस पड़ोस, उसके मित्र, उसके सगे संबंधी, समाज के अन्य सदस्य, समुदाय के सदस्य, विद्यालय आदि, ये सारे समाज से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये समाज के अंग है, ये समाज इनसे मिलकर बनता है, ये समाज की इकाइयां है। अब यहाँ पर इनके विकास, यानी कि बालक प्लस समाज दोनों, अब दोनों का विकास तो संभव है नहीं कि दोनों के विकास को एक साथ कैसे होगा। तो दोनों का विकास एक साथ कब होगा? जब बालक का विकास किया जाएगा तब वो समाज का विकास संभव होगा। तो इस आधार पर जब उद्देश्य की बात करते हैं कि हम ये बात करते हैं कि निर्देशन का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति। अब बालक और बालक का सामाजिक प्रगति, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति के संबंध में तो सबसे पहली चीज है कि समायोजन। यहाँ पर बहुत अनिवार्य है कि व्यक्ति में ऐसा उसको इस तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए या उसे इस तरह से तैयार किया जाए कि उसमें समायोजन करने के गुणों का विकास हो सके और वह हर क्षेत्र में समायोजन करते हुए समाज के साथ में भी समायोजन कर सके। क्योंकि समाज के साथ में समायोजन होना उसके विकास को उत्तरोत्तर ऊपर लेकर जाता है, या निरंतर कंटिन्यूटी में उसके विकास को, उसकी प्रोग्रेस को वो कंटिन्यूशन में बनाए रखता है। अब क्योंकि एडजस्टमेंट इज द मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पीपल्स, कि अगर एडजस्टमेंट अगर हर कोई कर लेता है तो ये मानकर चलिए कि वो उस कंडीशन में, उन परिस्थितियों के साथ में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है या बहुत आरामदायक स्थिति में वो आता है। तो यहाँ पर उसका व्यक्तिगत और सामाजिक जो सामंजस्य है, समायोजन, सामंजस्य स्थापित करना, समायोजन करना, सामाजिक परंपराओं को सीखना, ठीक है, नवीन और वर्तमान में तालमेल, नवीन व परंपरागत में, यानी कि नवीन और परंपरागत में तालमेल होना, जो वर्तमान में है और जो पहले से चला आ रहा है। क्योंकि जो वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का जो ये टेक्नोलॉजी की जो दौर चल रहा है, जो वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुकूल, उसके अनुसार एक बालक के लिए, स्टूडेंट के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ में, जो भी विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में जो परिवर्तन है वो बहुत तीव्र गति से आया है। अब इन परिवर्तनों में जो परंपरागत
अनिवार्य है, हम उनसे जुड़कर चिपकर नहीं रह सकते। जैसे कि अभी वर्तमान में जो एक महामारी का दौर चल रहा है, तो वर्तमान की मांग क्या है? सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी। अब ये सामाजिक दूरी को बनाए रखना, अब हमारी हिंदू परंपराओं में इस समय बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं। कंटिन्यूशन में कभी नागपंचमी गई, कभी अब आपके सावन की तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगा, इस सब में बहुत सारे त्योहार आपके निरंतर रूप से चलते रहेंगे। तो अब ऐसे में क्या है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग, तो ऐसे में क्या आप हर त्योहार जहाँ पर की भीड़ इकट्ठी हो रही है, जैसे अभी नवरात्रे गए थे तो माता रानी के नवरात्रे थे, माता के मंदिर में जाना करना लोगों के, तो क्या वो थी? नहीं। वर्तमान में मांग क्या थी कि वहां से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। तो अगर व्यक्ति इस परंपरागत व्यवस्था के साथ में नवीनता का तालमेल नहीं करता है, तो निश्चित है वो इस सामाजिक दूरी का जो नियम है उसको भूल जाएगा और बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसीलिए ये अनिवार्य है कि निर्देशन के माध्यम से, ये तो एग्जाम्पल था, पर बालक के लिए निर्देशन के माध्यम से ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि उसे इस चीज के लिए तैयार करना कि वो समाज के साथ में, सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ में एडजस्टमेंट या समायोजन कर सके। दूसरा जो है इसमें सेकंड इसमें आ जाता है आपका उद्देश्य वातावरण से समुचित समायोजन। वातावरण से समायोजन। एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ में आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है? एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ एक प्राकृतिक या नेचुरली जो एनवायरनमेंट है सिर्फ वही नहीं है, केवल एक प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण ही मात्र इसका अर्थ नहीं है। वातावरण से, यहाँ एनवायरनमेंट से मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस भी जगह बालक खड़ा हो रहा है, जैसे विद्यालय आया है, तो विद्यालय का, यहाँ विद्यालय का वातावरण से तात्पर्य होगा। अब विद्यालय का वातावरण कैसा है? विद्यालय में जैसे कि सख्त अनुशासन है, अनुशासन में रहना बहुत अनिवार्य है, नियमित रूप से आपको विद्यालय आना अनिवार्य है, आपको बहुत गहराई से और बहुत केंद्रित होकर पढ़ना बहुत आवश्यक है, जो भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, जो डेट है उस पर, वो एक वातावरण होगा, यानी कि एक सख्त वातावरण। अब बालक अगर इस वातावरण में समायोजन कर लेता है तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ेगा, और समायोजन नहीं कर पाता है तो वो निश्चित है कि तालमेल नहीं बैठा पा रहा है उस शक्ति के साथ, नियमित कार्यों के साथ में, और वो पिछड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर निर्देशन का कार्य उद्देश्य होता है कि बालक को इस चीज के लिए तैयार करना कि जिस भी वातावरण में वो खड़ा है, चाहे वो उसका विद्यालय है, चाहे वो समाज है, चाहे मित्र है, चाहे बाजार है, बाजार भी एक वातावरण होता है, बाजार का भी अपना वातावरण होता है जहाँ पर व्यक्ति सामान खरीदने जाता है, तो उसमें भी उसे किस तरह के सामान लेना है, किस तरह से उसके भी अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं, तो उनके साथ में उसका समायोजन होना अनिवार्य, तभी वो कोई खरीदारी कर सकेगा, अन्यथा वो नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब कहीं भी व्यक्ति जाता है, किसी भी संगठन के बीच में जाएगा, किसी भी संस्था के बीच में जाएगा, किसी भी स्थान पर जाएगा, वहाँ का अपना वातावरण होता है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है, जिसके साथ में एडजस्टमेंट या समायोजन का होना बहुत जरूरी है। निर्देशन इसी के लिए बालक को तैयार करता है, व्यक्ति को तैयार करता है कि वातावरण कैसा होता है, वातावरण क्या है, वो कैसा हो सकता है, उसमें समायोजन या एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करना है, इस चीज के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। थर्ड जो आ जाता है इसके अंतर्गत आपका उद्देश्य आता है योग्यता अनुसार शैक्षिक शैक्षिक तथा व्यावसायिक
शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरों की जानकारी। ठीक है, योग्यता अनुसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी, यानी कि बालक की अपनी योग्यता क्या है, वो किस क्षेत्र में योग्यता रखता है, किस विषय में उसकी विशेष योग्यता है, उस विषय के अनुसार वो क्या कार्य कर सकता है, किस तरह के कार्यों का या शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं कि वो कौन से कार्यों को कर सकता है या कौन से कार्य अपने व्यवसाय के रूप में चुन सकता है। इन सभी के लिए निर्देशन देना निर्देशन का उद्देश्य होता है। यानी कि निर्देशन का उद्देश्य है कि वो बालक को उसकी अपनी योग्यताओं से परिचित कराए कि उसमें क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं और उनके अनुसार वो किस प्रकार की शैक्षिक योग्यता को हासिल कर सकता है, किस प्रकार की शिक्षा को उसे अर्जित करना चाहिए। यानी कि शिक्षा जो अर्जित करेगा वो उसकी योग्यताओं के अनुसार करेगा। और फिर बाद में व्यावसायिक अवसर, यानी कि उसकी योग्यता के अनुसार जिस तरह की शैक्षिक उसने शिक्षा प्राप्त करी है, जिस तरह की शैक्षिक योग्यता उसने प्राप्त करी, उसके अनुकूल उसको किस प्रकार के व्यवसाय मिल सकते हैं, इसके लिए निर्देशन प्रदान करना निर्देशन का उद्देश्य कहलाता है। चौथी बात जो इसके अंतर्गत आती है वो व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। व्यक्ति में निहित योग्यता एवं शक्तियों से परिचित कराना निर्देशन का जो अगला उद्देश्य है, क्योंकि हमने इसके ऊपर वाले में देखा था कि योग्यता के अनुसार, यानी कि बालक में जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार उसे शैक्षिक योग्यता अर्जित करनी है, कि शिक्षा प्राप्त करनी है, उसके अनुकूल व्यवसाय का चयन कैसे कर सकता है उसका। लेकिन उसके पहले ये आवश्यक है कि बालक अपनी योग्यताओं के बारे में जानकारी हासिल करे कि उसमें किस प्रकार की योग्यताएं विद्यमान हैं। अब निर्देशन के माध्यम से बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि उसको यह निर्देशन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचाने कि उसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं। अब वो पहचाने कैसे, यानी कि पहचान कैसे करेगा। अपने में जो निहित योग्यताएं हैं, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि मुझ में कौन सी योग्यता है, मुझे तो नहीं पता है तो निर्देशन इसे ही पता करवाता है। यानी कि आपको इस बात के लिए तैयार करता है कि आप अपने अंदर जो भी एबिलिटी है, जो आप में एफिशिएंसी है, उस एबिलिटी उस एफिशिएंसी के बारे में जानकारी हासिल करें, यानी उसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें, उसको समझें कि क्या कौन सी योग्यताएं आपके अंदर है, आप किस प्रकार के कार्यों को कर सकने की क्षमताएं रखते हैं। जब आपको इस चीज का पता चल पाएगा तो ये चीज पता कब चल पाएगी, जब आपको निर्देशन के माध्यम से इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निर्देशन का उद्देश्य होता है कि वो आपको इस तरह से प्रशिक्षित करे कि आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचान सके। अब जब आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानते हैं, अपनी शक्ति को, अपने में स्ट्रेंथ जो है उसको आप पहचानते हैं, तो आप उसी के अनुकूल बिहेव या कार्य कर पाते हैं, जो शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय का चयन कर पाते हैं। तो निर्देशन का जो चौथा उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को पहचानना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि स्वयं को जब तक वो नहीं पहचानेगा तब तक वो अपने बारे में कोई भी सही निर्णय नहीं ले सके, और ऐसी स्थिति में वह जब सही निर्णय नहीं ले पाएगा, यानी कि समस्या का समाधान खुद से नहीं ढूंढ पाएगा, तो निश्चित है कि सही निर्णय
नहीं ले पाने की स्थिति में वो दूसरों पर आश्रित रहे। दूसरों पर आश्रित रहेगा, यानी कि वो निश्चित है कि हर समय, क्योंकि स्वयं तो निर्णय नहीं ले पा रहा, ऐसे में उसका रहेगा कि मेरे कोई प्रॉब्लम है, आप बता दो मैं क्या करूं, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना मुझे नहीं पता, आप बता दो मैं कौन सा सब्जेक्ट चुनूं। क्यों? अभी 10th के बच्चों की स्थिति यही होती है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी योग्यताओं को नहीं पहचानते, उनमें क्या योग्यता और क्या शक्तियां हैं। क्योंकि खुद बहुत ये कहा जाता है कि क्या मानते भी हैं कि व्यक्ति में जन्मजात गुण या योग्यताएं विद्यमान होती है, जेनेटिकल होती है, बर्थ में कुछ स्पेशल एफिशिएंसी होती है, कुछ स्पेशल उनमें होता है, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर जो जन्मजात गुण हैं, जो बर्थ में जो उनमें योग्यताएं हैं या उनमें एफिशिएंसी है, उनको बारे में वो समझे, जाने। तो ये कार्य कब कर पाएंगे व्यक्ति को? उनको पता हो कि अपनी योग्यताओं को पहचाना कैसे जाए। तो निर्देशन इसी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं कि व्यक्ति को सही निर्णय ले सके। सही निर्णय कब लेगा? जब वो अपनी योग्यताओं को पहचानेगा। तो वो अपनी योग्यताओं को कैसे पहचाने, इसके लिए निर्देशन दिया जाना अनिवार्य है। या निर्देशन का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करें कि व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं और उनमें विद्यमान शक्तियों को पहचान सके, यानी कि अपनी एबिलिटी एंड अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके। पांचवा जो पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है, निहित योग्यताओं के विकास, निहित योग्यताओं के विकास में सहायता प्रदान करना, यानी कि निर्देशन का उद्देश्य है कि व्यक्ति में जो योग्यताएं निहित है, यानी कि जो योग्यताएं उसमें है, उन योग्यताओं का विकास कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब योग्यताएं आप में है, जैसे बालक में रिदम सेंस अच्छा है, वो अच्छे से सुनकर कोई भी ताल को बजा लेता है, तो अब बालक को जब उसको पता तो चल गया कि मेरे में रिदम सेंस अच्छा है, उसका विकास कैसे होगा। तो निर्देशन इस बात का उसको निर्देशन प्रदान करेगा कि वो अपनी इस योग्यता का विकास कैसे कर सकता है। यानी कि निर्देशन का उद्देश्य है कि बालक में निहित योग्यताओं के विकास के लिए सहयोग प्रदान कर। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके आधार पर जितना आज पढ़ाया है उसके अनुसार आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन आपका है, निर्देशन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए कि निर्देशन में क्या क्या कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको संदेश देना चाहूँगी कि इस कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक घर से बाहर न निकलिए, और यदि निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क लगाकर या फिर कपड़ा बांध कर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी अवश्य बनाए रखें, और अपने हाथों को टाइम पर धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।